अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले माज़रत, थोड़ा सा हमें ताख़ीर हो गई मुझको, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ घर के कामों में हम फंस गए थे और कोशिश के बावजूद ताख़ीर हो गई। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाह हम करते हैं। हम इस वक्त कर रहे हैं, कौन सा वाला सेशन कर रहे हैं? हम मासूम शाह सीरीज़ हम चला रहे हैं, जिसमें नहीं हाँ, मासूम शाह सीरीज़, बिल्कुल। तो हम कहाँ पहुँचे थे? हमने बात की थी कि उन्होंने अपनी फाउंडेशन बना ली है, उसका उन्होंने विज़न बना लिया है। कल मैंने आपके साथ वो विज़न शेयर किया था और अब उससे स्ट्रैटेजी ड्राइव करनी है। विज़न क्या था? विज़न ये था, अच्छा हाँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो शायद आज पहली दफ़ा आएंगे। ये हम एक सीरीज़ चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, इसको मासूम शाह सीरीज़ हम कहते हैं, जिसमें एक फ़ैमिली है, मासूम शाह साहब की फ़ैमिली है और उनके मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। तो अब जो है हम मासूम शाह को देखते हैं कि वो किस तरह से अपने चैलेंजेस को एक स्ट्रक्चर तरीके से रिज़ॉल्व करते हैं। और वो जो है उन बच्चों के मामलात को भी देखा, बेगम साहबा के मसले को भी देखा, बेगम साहबा के अम्मा के झगड़े को भी देख लिया। अब वो जो है ना अपने लिए एक पावरफुल विजन बनाना चाहते हैं लाइफ के अंदर, यानी अपना कोर डेवलप करना चाहते हैं। कोर के अंदर क्या होता है? आइडियोलॉजी होती है। कोर के अंदर अल्टीमेट पर्पस होता है कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अल्टीमेट विजन होता है कि हम क्या पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर की, और पर्पस और द विजन होता है। तो मासूम शाह साहब चाहते हैं कि वो अपना कोर भी डेवलप करें, अपनी बेगम साहबा का भी कोर डेवलप करें। इसलिए हमने ये समझाया था कि मैच्योरिटी के अंदर 3 की एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं मैच्योरिटी में, लेकिन 3 की एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोर, जो मैं अभी आपको बयान कर चुका हूँ, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, और कैरेक्टर ट्रेट्स। अभी जो है ना कोर डेवलप हो रहा है या कोर को इन्हेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, मासूम शाह साहब ने, कि मैं पाकिस्तान के जो स्ट्रीट्स पे लोग हैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ और उनको मैं स्ट्रीट से हटाना चाहता हूँ। उन्होंने विज़न बनाया जो कल हमने आपके साथ शेयर किया था। अब वो विज़न जो है उन OPOV भी डेवलप किया और उन्होंने जाके लोगों से एडवाइस ली। तो अब मुझे तो नहीं पता, जो लोग जिनके नाम मैंने दिए थे वो तो रियल कैरेक्टर्स हैं, मुझे नहीं पता वो लोग क्या एडवाइस करेंगे, लेकिन नोइंग देम आई कैन सेंस कि वो क्या कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर जावेद गनी से अगर बात की जाएगी, डॉक्टर जावेद गनी जो हैं ये प्रोफेसर हैं KSBL में, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप। ये लम्स में बहुत सालों तक पढ़ाते रहे। ये ग्रेजुएट है MIT से और एंड ही हैज़ बीन टीचिंग एट MIT एज आई बीन टोल्ड। और उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। मतलब ये कि ही इज़ अ फिनोमिनल पर्सन। जब वो फॉर्म में होता है ना, मतलब जब फॉर्म का क्या कहूँगा, जब अपने बाबर हुसैन फॉर्म को क्या कहेंगे कि जब वो अपने फॉर्म एक आ रहा है जहन में मेरे, तो फिर तो विद इन मिनट्स आप को ना बस विजडम की एक बौछार हो रही होती है। यू लर्निंग सो मच माशाल्लाह। तो डॉक्टर
जावेद गनी ये कहेंगे कि मासूम शाह बिल्कुल सही, तुम वीडियो बनाना चाहते हो, लेकिन तुम एक काम करो कि तुम ये जो रहमत राह फाउंडेशन है ना, इसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स बनाओ। फाउंडेशन एक ही रखो, इसमें डिफरेंट डिविजन बनाओ। फॉर एग्जांपल एक डिवीजन बनाओ फॉर बेगर्स, ठीक है, और एक डिवीजन बनाओ ड्रग एडिक्ट्स के लिए, दे आर ऑल्सो ऑन द स्ट्रीट्स। एक डिवीजन बनाओ फॉर पीपल who are selling stuff on the streets but they are not beggars, यानी कोई फूल बेच रहा है, कोई अखबार बेच रहा है, they also share the streets। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि ये जो लोग स्ट्रीट पे आते हैं चीज़ें बेचने के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली मूव कर जाते हैं इनटू बेगिंग। इनको एक बनाओ। फिर आप एक डिवीज़न बना लो कि ट्रांसजेंडर्स का ना, मतलब ये जो ख्वाजा सरा होते हैं लोग, ये भी तो यार मुसलमान हैं, ये भी तो इंसान के बच्चे हैं, ये बेचारे बहुत ही ट्रबल्ड कम्युनिटी है, इनका भी तो कोई कुछ करे ना, इनका क्या होना है। उनके लिए एक डिवीज़न बना लें। फिर एक डिवीज़न आप जो है ना वो उन हमारी बेटियों बहनों के लिए बना लें कि जो इस्मत फरोशी पे मजबूर हो गई, वो भी तो हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, वो वहाँ जानने वाले हैं, तो वो एक कैनेडियन एनजीओ के लिए काम करते थे जो फोकस करती थी कराची में इस तरह की ख़वातीन पर। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं मैनेजर हूँ गुलशन इकबाल टाउन के लिए, और हमारे पास हमने डेटा जो है वो तैयार किया है, जमा किया है, इंटरव्यूज़ किए हैं, और वी हैव अराउंड 2000 गर्ल्स इन द डेटाबेस। और जब मैंने उनसे पूछा कि इंटरवेंशन क्या है, तो मैंने उनसे कहा था कि ये बहुत ही ख़तरनाक इंटरवेंशन है, आपने ये इंटरवेंशन अगर आप करेंगे तो स्ट्रीट्स में इन बच्चियों की तादाद बढ़ जाएगी। उन्हें समझाया भी था मैंने कि ये बहुत ही डिज़ास्टर्स इंटरवेंशन है। एनीवे, तो एनजीओ से कर रहे हैं इस पे काम, लेकिन ये जो फॉर एनजीओज़ हैं इनका अलग एजेंडा है, इनकी अलग आइडियोलॉजी है, इनका अलग फ्रेमवर्क है। हमारा फ्रेमवर्क अलग है, इनका अलग है। हमारा ज़िंदगी को देखने का मेयार अलग है, इनका अलग है। जैसा वो एक लाइफ कोच हैं कराची में, मैं नाम नहीं लेता, खातून है, कोई वेस्टर्न फ्रेमवर्क से पढ़ा हुआ है उन्होंने। उनके पास एक लड़की चली गई, जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। अब उस जो खातून थी उन्होंने एक जो जवाब दिया वो तो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मुखलिसाना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, आपकी शादी नहीं हो सकती इसलिए कि आप तो निकाब करती हैं, पर्दा करती हैं, आप पर्दे में कैसे लोग आपको देखेंगे। तो आप ये करें कि आप पहले पर्दा उतारें तो इंशाल्लाह आपकी शादी हो जाएगी। यानी मतलब ये हुआ कि वो बेचारी ने अपने ना समझी में जवाब दे दिया। इस लड़की ने खुदाना खास्ता अगर अमल कर लिया तो पहले दुनिया में मुसीबत थी, अब आखिरत की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो एनीवे, उन्होंने ये दे दिया। अब ये चले गए तकी इस्माइल साहब के पास, मुफ्ती तकी इस्माइल साहब। अब माशाअल्लाह ने बहुत नॉलेज अता फरमाई, बड़ी गहरी निगाह है उनकी चीज़ों पे।
हो सकता है तकी इस्माइल साहब ये कहें कि ये जो आप लोग हैं 5-6 लोग हैं जो इतना बड़ा काम करना चाहते हैं, इतना बड़ा आपने विजन लिखा है और ये लिखा है कि हम लोग राज़ी करना चाहते हैं, आपने ये लिखा है, भाई ये बताओ कि आपके बोर्ड में कोई स्कॉलर भी है, कोई शरिया स्कॉलर है, कोई आलिम दीन भी है जो बता सके कि ये शरीयत के हिसाब सही है गलत है? अगर आपने शरीयत को आगे पीछे कर दिया तो आपका तो सारा का सारा विजन फेल हो जाएगा ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी तो शरीयत के ज़रिए होता है, अल्लाह को राज़ी अल्लाह के अहकामात के ज़रिए हम करते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं रज़ा इनाम साहब, तो कैसा हम चलेंगे? अब आप जो लोग आप में से हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको मालूम है कल हमने कोई तकरीबन 450 मिलीग्राम का मैंने कल डोज लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि पब्लिकली तो मुनासिब भी नहीं है। तो उसमें मैंने यही डोज लगाया ना भाई कि अगर हम अल्लाह के अहकामात में नहीं चलेंगे तो हम तो गए। और एक और पॉइंट मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप उस ग्रुप में आ जाएं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज ना करें, आप मैडम शज़ा राना साहिबा को व्हाट्सएप करें एंड शी विल पुट यू इनटू दैट ग्रुप। और उसके अंदर ज़ाहिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करें, वरना मैडम शज़ा इज़ अ फैंटास्टिक लेडी, माशाल्लाह, आई रियली रिस्पेक्ट है। कि अगर आपने इधर उधर की चीज़ें पोस्ट करें तो आपको ग्रुप से वो निकाल देती हैं टेम्परेरीली, चंद घंटों के लिए आप आउट हो जाते हैं, फिर आपको आने देती हैं। जैसे नहीं होता क्लास में होता था बच्चा बहुत शरारत करता तो मिस क्या करती थी, क्लास से बाहर निकाल देती थी। लेकिन चूँकि मिस मोहब्बत करती थी बच्चे से और बच्चे की क्या कहते हैं कि बच्चे की वो हमदर्द होती थी, तो 15-20 मिनट बाद वापस बुला लेती थी। तो वो किसी को उन्होंने निकाल दिया अभी माशाल्लाह, और उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। अच्छा 450 मिलीग्राम, जी हाँ जी हाँ 450 था, लेकिन मैंने इसको बढ़ाना है इंशाल्लाह। ज़रा एक दिन मुझे और दे दें, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। तो तकी इस्माइल साहब ने एक तो कहा कि भाई शरिया एडवाइज़र रखो, दूसरा तकी साहब ये कहेंगे कि देखो भाई आप ये पूरा प्लान बना रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपकी अपनी तरबियत का प्लान कहाँ है? आपकी अपनी तरबियत का प्लान है? मासूम शाह साहब कहेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा, बाकी कहें नहीं है। तो तकी इस्माइल साहब फरमाएंगे कि भाई आप सब के सब किसी अच्छे सीनियर आलिम दीन से अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लें, आप उनसे जाएं, अपनी इस्लाह करें, अपना मामलात को दुरुस्त करें। तो मासूम शाह साहब कहेंगे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था। भाई मैं तो अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमें तो अच्छे साज़ा कराम मिल गए। लोग मुझे कहते हैं यार आप तो बड़े अच्छे, मैं तो साफ साफ बात करता हूँ, मैं अच्छा तो मैं हूँ नहीं। अल्लाह ताला हमें अच्छा बना दे, हम आपके गुमान से भी अच्छे हो जाएं, आमीन। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि हमें असाज़ा कराम बड़े अच्छे मिल गए। वालिदैन बहुत ज़बरदस्त मिल गए, सासें और ससुर बहुत ज़बरदस्त मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, बेगमात अच्छी मिल गई। हमारी तो ज़िंदगी इसी वजह से सुकून में आ गई। इन सब अच्छे लोगों में हम एक चिल्लू हैं, अल्लाह का फजल, चूँकि सारे अच्छे लोग हैं तो हम संभल के निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए, आप इसको समझिएगा। 2 एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं 18 ईयर्स का था मुझे अमानुल्लाह इस्माइल साहब मिल गए, अल्लाह का फजल हो गया। अब वो ऐसे हो गया कि हमारे उनके घर में एक घर का फ़र्क था, तो वो तो नेबर थे। अब नमाज भी जाते आते मुलाकात होती थी, तो शुरू में तो उन्होंने इतना तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि यार ये बच्चा जो है वो तो
काबिल तवज्जो है और ये तो फंस जाएगा मुसीबत में। मैं समझता हूँ उनको ज़रा तरस आ गया होगा मेरे पे। तो मौलाना साहब ने थोड़ा थोड़ा हमारी इस्लाह करना शुरू कर दी। एक दिन मैंने एक किताब में पढ़ा कि अच्छा अखलाक होना चाहिए। वाह माशाल्लाह। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब अच्छा हम असर पे जा रहे थे, हम दोनों साथ गए असर पे, मैं और मौलाना साहब। नमाज जैसे ख़त्म हुई तो मैं ना हर किसी से के पास जाकर मैंने उनके साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। नैयर जमील साहब, मैंने आपको भुलाया नहीं है, उम्मीद है आपने भी नहीं भुलाया होगा। ज़रा ये ईद जब गुजर जाए ना फिर दो दो हाथ हो जाए इंशाल्लाह। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने क्या किया कि मैंने क्या हाथ मिलाना शुरू कर दिया सबसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत हैं? अच्छा अमान अमान साहब ये था कि हम साथ जाएंगे, तो अब वो बेचारे मस्जिद के दरवाजे पर खड़े देख रहे थे मुझे। जब मैं ये अपना अच्छा अखलाक का मुजाहरा करके उन तक पहुंचा जी, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो हम चलने लगे तो अमान साहब ने मुझसे कहा कि आपका तो आज अखलाक बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने कहा बिलाल जी हो गया, ये नहीं हो गया, मैंने कहा जी जी। एंड आई वाज सो हैप्पी, इतना मैं खुश था कि मेरा अखलाक अच्छा हो गया, मेरा अखलाक अच्छा हो गया यार, मैंने आज हदीस पढ़ी, मेरा अखलाक अच्छा हो गया। तो अमान साहब ने एक बात कही, शेख एहसानुल हक साहब, उन्होंने कहा कि सुलेमान, अच्छा इशू क्या था समझे प्लीज़। ब्लॉक 8 क्लिफ्टन इन 1986, इशू ये था ब्लॉक 8 का कि उस ज़माने में बिल्डिंग्स कम थी हमारे ब्लॉक में। ये ब्लॉक है, अगर आप जाएं ना 3 तलवार से क्लिफ्टन में टूवर्ड्स 2 तलवार, तो लेफ़्ट साइड पे जो ब्लॉक पड़ता है उसे ब्लॉक 8 क्लिफ्टन कहते हैं। उस ज़माने में बिल्डिंग्स कम थी, अक्सर घर थे और बहुत सारे लोग जो थे वो काफ़ी सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट और इस टाइप के फिजिशियन, डॉक्टर्स, मतलब वेल्दी लोग रहते थे, समझे ना। तो अमान साहब ने कहा कि सुलेमान, अगर रोज़ आना किसी एक ऐसे शख्स से तुम इसी तरह मिलो, कैसे शख्स से कि जिससे आपको कोई भी फ़ायदे की उम्मीद ना हो, ऐसे ही मिलोगे ना, तब मैं समझूंगा कि अखलाक है। टिंग, सारा हमारा गुब्बारा जो है ना वो बिल्कुल डिफ्लेट हो गया। इसलिए अखलाक ये नहीं है कि मैं तकल्लुफ़न अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। अखलाक वो होता है कि जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, जो मेरी आदत बन जाता है और जो मैं करता हूँ बग़ैर सोचे समझे, वो अखलाक होता है। जो मेरे DMRs बन जाते हैं, जो मेरे मेंटल स्क्रिप्ट्स बन जाते हैं, जो मेरे कहते हैं ना कि डेप्थ तक चली जाती चीज़, कि कोई मुझे झंझोड़ के उठाए ना नींद से, तो उठकर जो है ना मैं चीखने लग जाऊं, मैं गालियां ना दे दूं, उठकर भी मैं जो है वो अच्छी तरह से बात करूं। हमारे दूसरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला का एहसान है, डॉक्टर कसीम। अब डॉक्टर कसीम जो हैं वो बहुत सीनियर स्कॉलर हैं, हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के मेंबर भी रहे तकी इस्माइल साहब के साथ, और इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, पता नहीं कितने सालों तक, 17-18 साल पढ़ाते रहे। अरबी में ही इज़ फ्लुएंट इन अरबिक, इंग्लिश, फ़ारसी, उर्दू, पश्तो। एक दफ़ा मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी ट्रेनिंग में आ जाएं, थोड़ा ऑडिट कर लें। ठीक है, आ गए।
मैंने बातों बातों में कह दिया एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव। ब्रेक हुई और जो उन्होंने पकड़ा है मुझे, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे उनको, एक जुमला उन्होंने कहा, मेरी हो गया काम सही। उन्होंने कहा कि सुलेमान, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट रिलेटिव, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटिव। अब ये इतना गहरा पॉइंट है कि हम लोगों को तो समझ भी नहीं आएगी ना। ये तो जिनको अल्लाह ने इतनी नॉलेज दी है, दे आर द वंस हु कैन करेक्ट अस। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये उलमा का काम है, ये हमारा काम नहीं है। इसीलिए हर बंदे के पास किसी अच्छे स्कॉलर का एक कनेक्शन होना चाहिए। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, फिर रिपीट कर दूंगा, मैडम शाजिया साहबा, मैं रिपीट कर दूंगा, वो ये कि कम से कम 2 उलमा कराम ऐसे होने चाहिए सीनियर, जिनसे आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो, जिन्हें आप कभी भी चाहें तो फ़ोन कर सकें और उनसे अपने मसलों को हल करवा सकें। ये वो लोग हों जो हमारे घर पे आते हो खाने पे, हम उनके घरों पे जाते हो। एक अच्छा बहुत क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, कम से कम 2 से। अगर नहीं है तो आप रिस्क पे हैं, मैं रिस्क पे हूँ। कल मैं फंस गया, एक बात मुझे करनी थी, मैं सोचने पड़ गया यार ये वसीयत लिखना वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या है। अब मैं फ़ोन करूं तो ज़ाहिर है उसको कोई अवेलेबल नहीं था। शुक्र है अल्लाह का फजल से, मोमिन हयात खान साहब होते हैं यहाँ दुबई में, अल्लाह ने बहुत नवाजा उनको, मशरिक बैंक के शेयर एडवाइज़र भी हैं और पर्डू यूनिवर्सिटी है यूएस में, इट्स अ वेरी टॉप, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, पर्डू इलिनॉय में। तो वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर ये तबलीगी जमात में चले गए, फिर ये रायवन चले गए, फिर वहाँ से आलिम बन गए, फिर माशाल्लाह इट्स वेरी वेरी इस्टेब्लिश फैमिली। इनके दादा शायद गवर्नर पंजाब हुआ करते थे एक ज़माने में, वेरी नोन फैमिलीज हैं माशाल्लाह। उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बेचारे ने, अल्लाह उनको खुश रखे, मुझे समझा दिया कि भाई ये वसीयत लिखना क्या होता है, अहादीस भी हैं, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया मेरे में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सोचूं कि मैं खुद ही कर लूँगा क्लियर, मैं नहीं कर सकता, आई डोंट हैव दैट नॉलेज। एक्सपर्ट से पूछना चाहिए ना। जिस तरह से मेडिसिन की बात फिजिशियंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछना चाहिए, इस तरह से फ़िक़्ह की बात, शरीयत के अहकामात की बात, वो तो उलमा कराम उसके एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है ना। तो ये उन्होंने कह दिया किसको, मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब आप अपना विजन बना के जाएंगे एक्सपर्ट्स के पास, तो वो किस तरह के पोटेंशियल आंसर्स देंगे जिसकी वजह से आपका विजन और रिफाइन होता चला जाएगा। इस प्रोसेस के बगैर गलती ना कीजिएगा। अच्छा जनाब, अब सपोज़ करें कि ये हो गया काम। जब काम हो गया तो मासूम शाह साहब फिर जाएंगे यमीनुद्दीन साहब के पास हैं और यमीन साहब से कहेंगे कि यमीन भाई ये तो हमने कर लिया, अब इसका ब्रेक डाउन करवा दें। तो यमीन साहब क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन कैसे करवाएंगे, वो कहेंगे अच्छा भाई 3 वर्टिकल्स पे ब्रेक डाउन होता है। पहला वर्टिकल होता है इम्पैक्ट। तैयब हुसैन साहब, विजन का ब्रेकडाउन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का, ये इंस्टीट्यूशनल विजन है। पहला होता है इम्पैक्ट, कि आप क्या इम्पैक्ट देखना चाहते हैं अल्टीमेट विजन लेवल के ऊपर।
फिर क्या इम्पैक्ट देखने चाहते हैं 50 ईयर्स पे, क्या इम्पैक्ट देखने चाहते हैं 25 ईयर्स पे, क्या इम्पैक्ट देखना चाहते हैं आप 5 ईयर्स पे, और क्या इम्पैक्ट देखना चाहते हैं आप करंट ईयर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि जी मैं देखना चाहता हूँ कि 50 ईयर्स पे ये इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ कि 25% of big cities and 75% of all the small towns in Pakistan, they are free from people on the streets. अच्छा, फिर दूसरे लेवल पे क्या होता है कि अगर आप ये इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं हसन यूसुफ साहब, तो इस इम्पैक्ट के लिए किस तरह का इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन आप देखना चाहते हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आप कहेंगे भाई ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होगा, इसके अंदर ये डिविजन्स होंगे, इस तरह का इसके ऑफिसेज होंगे, फलाना होगा। ये विजुअलाइजिंग द इंस्टीट्यूशन। यहाँ विजुलाइज कर रहे थे इम्पैक्ट, यहाँ विजुलाइज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन। फिर थर्ड लेवल पे आप कहते हैं इन्फ्लुएंसेस, यानी इस इंस्टीट्यूशन को जो लीड करेंगे लोग, जो बोर्ड होगा, जो लीडरशिप होगी, वो कैसे होंगे, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी, उनके अंदर क्या सिफात होंगी, उनके अंदर क्या कॉम्पिटेंस होगा जो इस इंस्टीट्यूशन को लीड कर सकते हैं। अगर हमारा विज़न ये है मुजाहिद अंसारी साहब, अगर हमारा विज़न ये है कि हम 400 लोगों को मूव करना चाहते हैं फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, तो इम्पैक्ट क्या है, मूविंग 400 पीपल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, दिस इज द इम्पैक्ट। इंस्टीट्यूशन क्या होगा, बोइंग 747, दैट्स द इंस्टीट्यूशन। इन्फ्लुएंसर्स क्या होंगे, पायलट एंड को पायलट। 747 जो जहाज़ है वो हर पायलट नहीं उसको फ्लाई कर सकता, इसलिए कि ये लेगेसी एयरक्राफ्ट है, पुराना एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन कम है, इसमें बहुत सारे काम आपको मैनुअली करने पड़ते हैं। ये एयरबस 300 नहीं है, या लेटर जनरेशन जो बोइंग्स हैं वो भी ये नहीं है। हर आदमी जहाज़ नहीं उड़ा सकता, इसके लिए एक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जो आपने फ्लाई किए होते हैं एज अ को पायलट, और उसके बाद फिर जाके आपको जहाज़ मिलता है। तो 747 के जो पायलट्स होते हैं, दे स्पेशल ब्रीड, दे नॉट एवरेज पीपल। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें सब तफसील थी इस बारे में ना। तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि सेस्ना का पायलट बिठा दें, या एयरफोर्स का कोई F-16 का पायलट बिठा दें, आप जो कोई एयरबस का बंदा बिठा दें, फोकर का बंदा बिठा दें। हम करते क्या है गलती, पहले तो विजन होता नहीं है, फिर अगर विजन होता है तो उससे इम्पैक्ट का विजन बना लिया, इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं पता, और इन्फ्लुएंसर्स का तो सत्यानाश। भाई आपकी कंपनी है यार, भाई इस लेवल की कंपनी को किस तरह का बंदा चलाएगा? क्या उस कंपनी की भाग दौड़ आप अपने 22 साल के मिट्ठू चिल्लू के हाथ में दे देंगे, जो बड़ा प्यारा सा भी यूएस से पढ़ के आया है? हमारा दोस्त है यूएस में, वो कहता था यू नो ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो मैं से पूछता था ये कहाँ से तुमने मुहावरा निकाला है, ये कौन? कहते हैं यूएस में ये मुहावरा है। मैं क्या मुहावरा? कहते वेट बिहाइंड द ईयर्स। मैं समझाओ, तो उसने मुझे समझाया कि जब छोटा बच्चा नहाता है और माँ कहती है कि भाई टॉवल से अपने सुखा लो, तो बच्चा क्या कहता है, सब सुखा लेता है, लेकिन जो कान के पीछे वाला हिस्सा है ना वो छोड़ देता है, वो उसको ख्याल नहीं आता। तो कहते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स, कि अभी तक ना तुम
बहुत प्यारे से मासूम से मिट्ठू हो, छोटू से हो। अब वो 22 साल का लड़का आया है यूएस से पढ़कर, क्या दुनिया उसने देखी है, ना उसकी शादी हुई है, ना उसके बच्चे हुए हैं, ना उसकी वो मशक्क़त से गुजरा है। वो तो बेचारा बिल्कुल मासूम सा बच्चा है। उसको यार पहले उसको थोड़ा सा पॉलिश तो करें, कोई रगड़े तो दें। आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में, दुनिया की अक्सर आर्मीज़ में, मुझे पता है कुछ एक्सेप्शन होते हैं, आप उसका ना पूछें, अक्सर आर्मीज़ के अंदर एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है कि जब बंदा इंडक्ट होता है आर्मी के अंदर और वो लेफ्टिनेंट बनता है, फिर वो कैप्टन बनता है, तो कैप्टन को ना 2 साल में जनरल नहीं बनाते। चाहे कितना ही वो हैंडसम क्यों ना हो, कितना ही वो केपेबल क्यों ना हो, कितना उसके अंदर, नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते। 30 साल ऑन एवरेज, लिटिल बिट लेस एक्चुअली, 25 साल, चलो 25-27 साल, जब तक उसका सही रगड़ा नहीं लगता, रगड़ा 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 रगड़ा, उस रगड़े के बाद जाकर जो है ना उसको रैंक मिलता है लेफ्टिनेंट जनरल। वो तो बहुत से लोग तो मेजर लेवल से ही नहीं कर पाते आगे, दे रिटायर्ड मेजर्स, फिर जना वो कर्नल लेवल पे उड़ा देते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से बनते हैं ब्रिगेडियर्स। आप मुझे बताइए, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इस बात को समझें, यानी आर्मी तो चलेगी इस प्रोसेस से, तो ये हमारी जो फाउंडेशन है, ये रहमत राह फाउंडेशन, ये क्यों नहीं चलेगी इस प्रोसेस से यार? हमारी कंपनीज क्यों नहीं चलेंगी इस प्रोसेस से? ये आर्मी वाले ही रह गए जिनके पास विजडम है, हमारे पास विजडम नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, एट एनी गिवन टाइम, पॉइंट इन टाइम, पाकिस्तान आर्मी के अंदर कितने ब्रिगेडियर्स होते हैं? बताइए। सना शमीम साहबा बताएं ना। हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी चलाती है, कहते हैं ना, ठीक है चलाती है, और थोड़ा सा पीछे होकर चलाती है, चले मान लेते हैं इस मुल्क को पाकिस्तान आर्मी चलाती है, चलें। तो जिस मुल्क को एक इंस्टीट्यूशन चला रहा है, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ जी, अदनान वारसी साहब बताएं कितने होते हैं ब्रिगेडियर्स? हैं जी, आप लिख रहे हैं आप लोग सारे? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है विजनिंग का फॉर एन इंस्टीट्यूशन, इसका बेसिक चीज़ें आपको समझ आ जाएं, लेकिन ये जो है ना, ये काम खुद से नहीं हो सकेगा, कोशिश मत कीजिएगा, चोट खा लेंगे। आपको यमीन साहब की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। भाई यमीन साहब को साइड पे मत करें। 16-17 साल लगाए यमीन साहब ने, तो ऐसे थोड़ी, उनके बाल भी सफ़ेद हो गए यही तरह। और नंबर भी दे दिया था मैंने आपको यमीनुद्दीन साहब का। किसी ने कहा कि 500, कोई कह रहा है 30 ब्रिगेडियर्स होते हैं। ब्रिगेडियर जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है ही इज़ अ 1 स्टार जनरल, यानी स्टार्स होते हैं ना, तो ब्रिगेडियर को 1 स्टार असाइन होता है। तो जो ब्रिगेडियर होते हैं, अगर उनकी गाड़ी होती है ना, तो उसके ऊपर 1 स्टार होता है। तो कभी भी किसी गाड़ी पे आप 1 स्टार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ब्रिगेडियर साहब जा रहे हैं। आपने कहा जी 30, 500, 25, वेरी गुड, गुड, ठीक है, कोशिश करें, बताएं यार। कोई आर्मी ऑफिसर हैं हमारे सेशन में आज, वो बता देंगे शायद, क्योंकि मैंने तो बहुत आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की है ना, GHQ ये वो। मैडम अनीसा साहबा फरमाती हैं कि 3 होते हैं ब्रिगेडियर्स। अच्छा ठीक है,
और बताएं कितने ब्रिगेडियर्स होते हैं पाकिस्तान आर्मी में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम? पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेंथ है इट इज़ समवेयर बिटवीन 450,000 to 550,000 पीपल। 4.5 लाख से 5.5 लाख के दरमियान कोई नंबर्स हैं। मोहम्मद बिलाल ने फरमाया 40 ब्रिगेडियर्स होते हैं। वाह, गुड गुड ट्राई। और बताइए कितने ब्रिगेडियर्स होते हैं पाकिस्तान आर्मी में? चलिए मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान आर्मी में एट एनी गिवन पॉइंट टाइम अराउंड 3,000 ब्रिगेडियर्स होते हैं। 3,000 ब्रिगेडियर्स होते हैं। निशान साहब 2 0 और लगाएं। पाकिस्तान आर्मी इज अ ह्यूज फोर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। कोई छोटी मोटी आर्मी तो है नहीं हमारे पास माशाल्लाह से। इंडिया जो सामने खड़ा हुआ है। क्यों इतना बड़ा बजट हमारा डिफेंस में जाता है? इसलिए कि वी हैव टू कीप दिस फोर्स। फिर इन 3,000 ब्रिगेडियर्स में से सिलेक्शन होता है और फिर मेजर जनरल बनते हैं। मेजर जनरल जो होते हैं उनके 2 स्टार होता है उनका मेजर जनरल। और मेजर जनरल इज़ अ वेरी पावरफुल पोजीशन। बहुत अहम पोजीशंस के ऊपर मेजर जनरल्स को रखा जाता है। ये जनरल्स। अब आप मुझे बताएं कि 3,000 में से कितने मेजर जनरल सिलेक्ट होंगे? चलिए नंबर बताएं। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान आर्मी में कितने मेजर जनरल्स होते हैं? आइए आज क्विज हो जाए ना, आज क्विज होना चाहिए। बताइए ना कितने मेजर जनरल्स होते हैं पाकिस्तान आर्मी में? लिखें लिखें। 100 माशाल्लाह, गुड, दैट्स अ गुड ट्राई। इशफाक साहब माशाल्लाह। इशफाक साहब कहीं आर्मी के तो नहीं है? अगर आप आर्मी के हैं तो आप काफ़ी करीब पहुंच गए, लेकिन फिर भी थोड़ा रहता है। और बोलें। $150। वाओ हमजा साहब 150। चलें जस्ट टू सेव टाइम, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन 3,000 में से अराउंड 250 मेजर जनरल्स होते हैं। 250। ये नंबर ऊपर नीचे होता जाता है, इसलिए मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ। चलो भी वेरी गुड। फिर 250 में से लेफ्टिनेंट जनरल्स बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होते हैं वो 3 स्टार होते हैं ऑफिसर्स। बहुत सीनियर पोजीशन होती है और जितने को कमांडर्स होते हैं वो सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। इंजीनियर कोर, मुल्तान जो कोर है, कराची के कोर कमांडर हैं जो कराची में आजकल भी हैं। इस तरह से ही को कमांडर्स होते हैं और ये वो लोग होते हैं कि दे आर द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो तकरीबन कोई 28 to 30 लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। चूँकि हमारी ट्रेनिंग्स में लेफ्टिनेंट जनरल्स आए हैं, उनके साथ उठना बैठना हुआ है, तो माशाल्लाह 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 कुछ एक्सेप्शंस को हटाकर जनरली दे आर अनबिलीवेबल पीपल। उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनकी ट्रेनिंग, उनका ये आम लोग नहीं, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं। हैदर गजनवी ने फाइनली कह दिया सही नंबर। हाँ 28। थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, 1-2 ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये कि बहुत ही ज़बरदस्त लोग होते हैं यार, अमेजिंग।
दूसरी बात ये कि वो एक तो लेफ्टिनेंट जनरल, दूसरी है कि पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो तो माशाल्लाह इट्स अ क्लास अबव द रेस्ट। ये बॉस्नियन आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल, या जो है जनाब लीबिया का लेफ्टिनेंट जनरल, या जो है इवन इजिप्ट का लेफ्टिनेंट जनरल का वो लेवल ही नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी है, दुनिया डरते हैं पाकिस्तान आर्मी से। रशिया सोवियत यूनियन को डिफीट कर दिया हम लोगों ने, अमेरिकन जो है परेशान होकर चले गए, जा रहे हैं यानी अफगानिस्तान से। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, ये कोई मजाक है। दुनिया डरती है हमारे आर्मी से और रिस्पेक्ट करती है। हमको अपनी चीज़, कहते हैं अपनी चीज़ की ऐसे कदर नहीं होती, हमें नहीं कदर होती अपनी चीज़ों की। फिर इन 28 लेफ्टिनेंट जनरल में से 2 फुल जनरल्स बनते हैं, 4 स्टार, एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मेरे दोस्त हैं, अल्लाह के फजल से दोस्ती हो गई। जनरल यूसुफ खान, ही वॉज 4 स्टार जनरल, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। तो आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार 4 स्टार जनरल का मतलब क्या होता है। माशाल्लाह उनकी सोच, उसकी हिकमत, उसके एनालिसिस, उसकी कॉम्पिटेंस, उसका कैरेक्टर, माशाल्लाह। अब एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, बीच में कुछ ब्लैक शिप निकल आते हैं इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं माशाल्लाह से, एडमिरल जफर अब्बासी साहब, सुभान अल्लाह, क्या विजन है, क्या कॉम्पिटेंस है, क्या कैरेक्टर है, क्या पर्सनालिटी है। सुभान अल्लाह, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, माशाल्लाह अनबिलीवेबल। मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई एडमिरल आए हों, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आए हों। शायद होगा, शायद मेरे नॉलेज कम है। इस कैलिबर का आदमी, ही इज़ ऑल्सो 4 स्टार। आप जाएं जफ़र अब्बासी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जाएं उनकी कुछ तकरीरें जो है ना यूट्यूब पे हैं, उसको देखें, सुने ज़रा क्या कह रहे हैं। तो शुक्र है हमारा मुल्क इन जैसे लोगों के हाथों में। ठीक है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बहुत ज़बरदस्त आदमी है, और क्योंकि मैं देखता हूँ कि किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करते हैं किस पोजीशन के लिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को ही सिलेक्टिंग फॉर वेरी क्रिटिकल पोजीशंस। कराची के कोर कमांडर साहब से आप मिलेंगे, आप भूल जाएंगे सब कुछ। आप कहेंगे इनसे बैत कर लेना चाहिए, इतना ईमान तो शायद बहुत लोगों में नहीं है जितना उस शख्स के अंदर ईमान है माशाल्लाह। और कोर कमांडर कराची मीन्स समथिंग वेरी बिग। कराची को कोर कमांडर कराची चलाता है। ये जो आप कहें ना कि कोरोना वायरस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे छोड़ दें सबको यार, ही इज़ द वन हु इज़ पुलिंग द स्ट्रिंग्स। तो शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि इस तरह के ईमान वाले और कॉम्पिटेंट लोगों के हाथों में अल्लाह ताला ने इस मुल्क की बागडोर दी है, अल्लाह का शुक्र है। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि यार ये प्रोसेस होता है जिससे लोग ऊपर जाते हैं। टर्की के लेफ्टिनेंट जनरल्स को अभी टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए, इंशाल्लाह आ जाएंगे। अभी थोड़ा चंद 10 से 15 साल दे दें और। तो हाँ, वो लोग आएंगे तो फिर बहुत ही ऊपर आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी टाइम दे दें उनको, थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहने में से ये था कि ये जो होता है ना इन्फ्लुएंसर्स, यानी आप एक इदारा बना रहे हो भाई, आप अगर एक इदारा बना रहे हो
तो आप उसकी लीडरशिप को भी तो डेवलप करें ना। हम कहते हैं जी एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, बड़ा शोर मचता है उसके बारे में कि जी जनरल इलेक्ट्रिक को देखें, दुनिया भर में इसका धाक है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरपोरेशन है, और ये है और वो है, और जो जैक वेल्च ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भाई जैक वेल्च की मैंने किताब पढ़ी है। जैक वेल्च साहब जो थे वो तो एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पे थे, लेकिन थे बड़े समझदार थे, वेरी हाईली एजुकेटेड थे, पीएचडी इन केमिस्ट्री किया हुआ था उन्होंने। एक क्वेश्चन आ रहा है कि विजन की वर्कशॉप कब शुरू होगी। चंद दिन में हम आपको बताते हैं। हमारे डिस्कशन होनी है हमारी टाइम रेंडर्स में, एंड वी विल कम अप विद अ स्केड्यूल। और बहुत पॉसिबल है कि ऑनलाइन का एक स्केड्यूल आ जाएगा कि ऑनलाइन विजन की वर्कशॉप भी होनी है, ऑनलाइन जो है टाइम मैनेजमेंट भी होनी है, ऑनलाइन जो है निगोशिएशंस भी होनी है, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस भी होनी है। ईद के बाद होपफुली ये सारी वर्कशॉप्स का एक स्केड्यूल आ जाएगा, आप फिर साइन अप कर सकते हैं। कुछ अमीनुद्दीन साहब पढ़ाएंगे, कुछ मैं खादिम पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, और वो तो पेड वर्कशॉप्स होंगी। सही है ना, मैं परेशान ना हो, हम बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा जी, तो जनरल इलेक्ट्रिक ने डिसीजन लिया कि हम 3 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे फॉर द नेक्स्ट सीईओ। ठीक है, आइडेंटिफाई किया, डेवलपमेंट का प्रोसेस हुआ, सीईओ रिज़ाइन करके रिटायर हो गए। उन 3 लोगों में से एक को सिलेक्ट किया गया, जो कि कौन थे? जैक वेल्च थे। ये कोई मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए भाई ऑनलाइन ही होगी क्योंकि ये कोरोना के चक्कर तो चलेगा चंद महीने तक, एंड वी आर नॉट गोइंग टू पुट पीपल टुगेदर इन अ प्लेस। अगर आप मलेशिया में हैं तो गुड फॉर यू, आप वहाँ से साइन अप कीजिएगा और वर्कशॉप कर लीजिएगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कल ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल्स होती हैं, वो प्रॉपर एक चीज़ है ना। ये तो एक टॉक्स हैं, शॉर्ट टॉक्स हैं, 1 घंटे में क्या होता है। ये तो सिर्फ एक टेस्ट आपको देने का मकसद था, टेस्ट भी देना था, और ये था कि बीच बीच में कुछ चीज़ें वैल्यूबल मिल जाती हैं ना लोगों को, तो चलो भला हो जाए, आपका भी हमारा भी। कामरान जाहिर साहब जो है ना वो छुट्टियों पे गए हुए, ही इज़ ऑन अ लॉन्ग पर्सनल डेवलपमेंटल लीव। तो अल्लाह से उम्मीद है चंद महीनों के अंदर आ जाएंगे, तो फिर वो भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और खलील खान साहब अल्लाह को खुश रखे भाई, सिस्टर शहजाद साहिबा जो हैं उनको आपने डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है, उन्होंने आपको इंशाल्लाह ऐड करना है। तो सिस्टर शहजाद साहिबा आप ज़रा अपना नंबर बता दें प्लीज़। नहीं, पेट कह के दिल की खुशी का गला घोंट नहीं दिया, खुशियों का हमने दरवाज़ा खोला है। खुशियों का खोला हमने दरवाज़ा। मैं अभी कहानी भी सुनाऊंगा, टेंशन ना लें। तो उन तीनों में से जैक वेल्च को सिलेक्ट किया एज अ सीईओ, बाकी 2 लोगों ने रिज़ाइन किया, और 2 बड़े बड़े यूएस कॉर्पोरेशंस के सीईओ लग गए। यानी इतनी पावरफुल डेवलपमेंट हुई थी कि अदर कंपनीज वांटेड देम। देखिए ना, चंद लोगों की खुशियों में इजाफा भी हुआ है। अभी कहानी सुनाऊंगा एक। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ख्वातीन हज़रात कि ये जो
अहद करीम साहब या साहिबा कि ये बताएं कि फ्रॉम द पॉइंट दे सिलेक्टेड these 3 people फॉर डेवलपमेंट, इनकी डेवलपमेंट के सिलेक्शन से लेकर इनके सीईओ बनने तक, इसमें कितने महीनों का डिफरेंस होगा, यानी कितने महीनों की डेवलपमेंट होगी बताएं? 6 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, क्या होगा? बोलें जरा, लिखें ना प्लीज। तरफ साहिबा आप लिखें ना, कितने साल का होगा? 20 years। साद रहमान, यू आर नॉटी मैन। आपने कहा कि पहले बढ़ा दो ना, ताकि जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको नईम साहब जाना है तो शज़ा अकबर साहिबा को मैसेज कर दीजिएगा। शज़ा राना साहिबा का नंबर कोई ऐड कर दें यार, साथ मिट्ठू या शज़ा साहिबा का नंबर डाल दो यार प्लीज़, टाइप कर दो। मैडम शज़ा राना का नंबर टाइप कर दीजिए, उनको आप व्हाट्सएप करेंगे, वो डालेंगे आपको। अब लोग, मुझे कोई मैसेंजर पे मैसेज आ रहा है, कभी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। भाई ऐसा ना करें ना प्लीज़, मेरे काम आसान कर दें, मुश्किल ना करें। व्हाट्सएप में आ जाए। हाँ, ख्याल रखें उस पर डोज हाई चल रही है, घबराना जाए कहीं आप। चलें मैं आपको बताता हूँ कि 13 years, 13 साल का डिफरेंस था। 13 years, 13 साल की डेवलपमेंट के बाद उन्होंने उनको कहा कि चलो सीईओ बनो। हम उस मिट्ठू को लेके आते हैं, यूएस से पढ़ा हुआ आता है, 22 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा, वेट बिहाइंड द ईयर्स, चलो भाई सीईओ। तो अक्सर ऐसे लड़के क्या करते हैं, कंपनी का सत्यानाश मार देते हैं। हम तो कंसल्टिंग करते हैं, रात दिन देख रहे हैं अपनी आंखों से कि क्या सत्यानाश होता है। उसके अंदर वो विजडम ही नहीं है, उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है यार। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप क्या कि मेजर को, जो बंदा मेजर तो फिर भी छोड़े, कैप्टन हो लड़का, उसको आप जनरल बना देंगे क्या? लेफ्टिनेंट जनरल बना दें, चले फिर देखें क्या हशर होता है। इट टेक्स टाइम। तो ये पूरा फीडबैक आ गया। यमीन साहब के पास चले गए, मासूम शाह और उनकी टीम, उन्होंने इसको पूरा बनाया, स्ट्रैटेजी बन गई। अब आ गया साल। अब साल के 3 टारगेट्स आ गए। पहला टारगेट क्या है कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना है साल के अंदर। दूसरा टारगेट ये है कि आपने क्या करना है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ तक लेके जाएंगे 1 साल में। और तीसरा ये है कि आपने इन्फ्लुएंसर्स की डेवलपमेंट क्या करनी है। अब कल हम ये देखेंगे कि ये जो 3 चीज़ें हैं 1 ईयर की, ये कैसे नज़र आती हैं और फिर इनके सामने रखकर 1 साल की स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। जैगम सही साहब, ये कब करेंगे हम? इंशाल्लाह कल करेंगे। लेकिन एक कहानी मैं सुनाऊंगा, ये जो छेड़ते हैं ना आप लोग। कहानी ये हुई, ये तो फिक्शन है, ठीक है, कि एक गधा गाड़ी वाला था, आप लोग सुन रहे हैं, और वो जा रहा था और उसने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है चमकता हुआ। एक जो है ना सुनसान जगह पे, कटी पहाड़ी के करीब पत्थर पड़ा। वो लेता है उसको और लेके क्या करता है, वो बांध देता है अपने गधा गाड़ी से और फिरता रहता है। 2-4 महीने गुजर जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर 2-4 महीने बाद एक ज्वेलर आ रहा होता है, जौहरी। वो देखता है, वो कहता है कि ये किसका पत्थर है? उसको कहता है मेरा पत्थर है। कहाँ से मिला? कटी पहाड़ी से मिल गया। अच्छा। कहते यार सुनो, ये तुमको मुझे बेच सकते हो?
कहते ले लो साहब, दे दो कुछ पैसे। वो कहे कितने पैसे चाहिए? वो कहे साहब 1000 रुपये दे दो। तो जोहरी कहता है नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करो, तुमको मैं 10,000 रुपये दूंगा। वो खुश हो जाता है, 10,000? इतना खुश गधा गाड़ी वाला, इतना खुश। नईम अस्कानी साहब खुश। वो खुश चले जाते हैं। ये पत्थर को लेके आते हैं अपने ज्वेलरी की दुकान में। जैसे ही वो उसको रखता है टेबल पे, वो किरची किरची आता है, टूट जाता है। तो उसको कहता है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो वो कहता है कि तुमने 10,000 में मुझको ख़रीदा ना, इसलिए मैं किरची किरची हो गया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया तुम। तो वो कहता है कि अजीब तुम अहमक पत्थर हो, वो तुम्हें 4 महीने गधा गाड़ी पर बांध कर फिरता रहा लेकर, और तुम्हारा दिल नहीं टूटा, तुम सही रहे। मैं तुमको 10,000 में लेके आया, मैंने तुमको यहाँ रखा, मैं तुम्हें तराशता, मैं तुम्हें इतने खूबसूरत जगह पे रखता, शोकेस में रखता, तुम टूट गए। तो पत्थर ने कहा कि वो जो था ना गधा गाड़ी वाला, वो ना समझ था ना, उस पर कोई इल्म तो था नहीं, उसको तो नहीं पता था कि मैं हीरा हूं, हीरा। तुमको मालूम था कि मैं हीरा हूं, तुमको मालूम है कि मेरी कीमत 10 करोड़ रुपए है, तुम्हें मालूम है मेरी कीमत कितनी है? सईद हाशमी साहब कितनी है? 10 करोड़ रुपए तुमको मालूम है मेरी कीमत। तुमको ये मालूम होने के बावजूद तुमने मुझे 10,000 में ख़रीदा है ना, इसलिए मैं टूट गया। तो भाई अल्लाह के लिए, आप लोग गधे गाड़ी वाले नहीं हैं, आप लोग ज्वेलर्स हैं। और ये कहकर के जी हम तो वर्कशॉप में पेमेंट ज़्यादा होगी कम होगी, कम ऑन यार, हमारा दिल मत तोड़ें। हम तो फिर भी बर्दाश्त कर जाएंगे, यमीन साहब का दिल टूट जाएगा। हम तो अगर आपको कहें कि फ़ीस हमारी 30,000 रुपीज़ है, तो आपको ये कहना चाहिए कि सलमान साहब हम आपको $30,000 देंगे, तो हम समझेंगे भी बात। एनीवे, अच्छा ये सेशन लंबा हो गया, सॉरी। हम इसको वो करते हैं, रैप अप करते हैं। अब हम इंशाल्लाह 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और हम जाएंगे फाइंडिंग अ गर्ल पे वाला जो सीरीज़ चल रही है। उसमें आज हमने डिस्कस करना था, एक खातून है जिनका हमने नाम नहीं बताना है, हमने उनको एक सूडो नेम दिया है, मरियम फ़ारूकी। मैं नहीं बताना था कि मेरे 30 ममालिक का सफ़र और 6 जंगों का एक्सपीरियंस और 1000 लोगों को ट्रेन करना और ओवर 40 US यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बातचीत करना, तकरीरें करना, यानी कितनी मसाजिद में मैंने खुतबे दिए होंगे, कितने कहाँ खाक हमने नहीं छानी। तो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी खातून हैं जो सबसे ज़्यादा तकफ़े में ज़्यादा आपको मिली हैं, तो वो मरियम फ़ारूकी थी। तो उनकी कहानी मैं आपको इंशाल्लाह 10 मिनट सुनाऊंगा, ताकि मैं पहले सोचता सुनाऊँ ना, पता है बड़े घंटे में सोचता रहा, सुनाऊँ ना सुनाऊँ, कोई गैस करने की लोग कोशिश करें तो अल्लाह के लिए गैस ना कीजिएगा।
लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, किसी पास है नहीं, कल इंतकाल हो जाएगा, कब्र में चली जाएगी। बेहतर है कि इस लड़की के बारे में बता दूं ताकि कम से कम लोगों को पता हो कि हमारी उम्मत के अंदर ऐसी भी लड़कियां होती हैं यार, इस तरह की भी ख़वातीन ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकस्तर में थी। पता तो चले, कोई स्टैंडर्ड्स तो सेटअप हो ना, हम अपनी बच्चियों को बताएं, आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को पता चले इस तरह की भी औरतें होती, पहले तो होती थी, बहुत होती थी, आज भी होती हैं यार। अल्लाह का निज़ाम है। हम तो खुशकिस्मत हैं भाई, हमें मिल गई, नज़र आ गई। तो मैं उनकी तफसील बताऊँगा इंशाल्लाह विद द होप के वी विल ऑल लर्न फ्रॉम दिस फिनोमिनल लेडी। सुभान अल्लाह। और वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। I'll make sure that I'll give you information that is authentic information. That we'll share with you in the next 10 minutes. ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।